बंगाल पे हम लोग विरोधी पक्ष सांसद थे 18, लेकिन सर 18 सांसद को कोई भी दिशा मीटिंग नहीं होती है सर। आप हमारी तरफ एडजस्ट करें। हमारा सांसद हमारा 18 था सर, 5 साल में एक भी दिशा मीटिंग नहीं हुआ। इसका जमींदार कौन है? विरोधी पक्ष को बंगाल पे जो डिस्ट्रिक्ट मीटिंग होती है, कोई विरोधी पक्ष एमपी एमएलए को नहीं बुलाता है। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे हैं, भाई प्राइम मिनिस्टर को बोलो, विरोधी पक्ष को बुलाओ। जेसीबी बोल के तृणमूल कांग्रेस का लीडर यस्टरडे एक महिला को पिटा रहे और बोल रहे ये मुस्लिम राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र में ऐसी होती है, महिला को रास्ते में पिटाएंगे। अभी भी बोल रहा हूं, पूरा देश को सुन लीजिए, ये पश्चिम बंगाल को आप लोग ठीक दिशा से नहीं देखेंगे तो एक दिन ये पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश से जुड़ा हो जाएगा, क्योंकि जय बांग्ला बोल के पूरा विरोधी पक्ष को कुछ रहा है। नमस्कार दोस्तों, अभी आप अपने स्क्रीन पर थोड़ी देर पहले जो वीडियो देख रहे थे, ये वीडियो सौमित्र खान का है। सौमित्र खान जो है वो लोकसभा सांसद है, लोकसभा से सांसद हैं, वेस्ट बंगाल के बिष्णुपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन करके आते हैं। और सौमित्र खान जो है वो पहले टीएमसी के नेता हुआ करते थे, बाद में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी और इस बार वो सांसद बने हैं बिष्णुपुर से। तो बिष्णुपुर से वो 2014 में भी सांसद थे, उसके बाद अब फिर से ये सांसद हैं। लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सौमित्र खान कौन है, कौन सी पार्टी से आते हैं, उनकी पॉलिटिक्स क्या, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। लेकिन जो वो सदन में कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसी चीज़ें हमारे देश के सदन में बोली जा रही हैं। वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, ये शायद आपने सुन भी लिया होगा उस वीडियो में। वो ये कह रहे हैं कि वो वक्त दूर नहीं है जब वेस्ट बंगाल के कई सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो टूट करके बांग्लादेश में मिल जाएंगे, या आप मान लो कि वेस्ट बंगाल पूरी तरीके से बांग्लादेश में मिल जाएगा। अब ऐसा क्या मजबूरी आन पड़ी उनकी कि उन्होंने ऐसी बात बोल दी। और आपने ये वीडियो तो देखी है, इसके पहले एक और वीडियो वेस्ट बंगाल से बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जहां पर आपने देखा कि किस तरीके से जेसीबी करके जो व्यक्ति है, जो कि तृणमूल कांग्रेस का लीडर भी बताया जा रहा है, वो है कि नहीं है, आई डोंट नो अबाउट दैट। और वो बुरी तरीके से वो अपनी एक अदालत लगाता है, वो अपनी एक लोकल अदालत लगाता है और वहाँ पर उस औरत को बुरी तरीके से पीटता है। केस सिर्फ इतना था कि वो जो औरत थी वो मैरिड वुमेन थी और उसका अफेयर चल रहा था किसी व्यक्ति से, जो भी है वो मैटर था कोर्ट का, वो कोर्ट को डिसाइड करना था, लेकिन उसने खुद ही अपना कोर्ट बना करके उस चीज़ को डिसाइड किया और बुरी तरीके से उन दोनों व्यक्तियों को पीटा गया वहाँ पर। वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई, आप लोगों का काफ़ी सारे कॉमेंट्स भी आए कि उस पर वीडियो बनाओ, उस पर वीडियो बनाओ। तो आज हम इस वीडियो को इसलिए लेकर के आ रहे हैं क्योंकि इन दोनों वीडियो को देख करके देखो, एक सांसद जो चीज़ कह रहा है संसद में वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो ऑन रिकॉर्ड होती है। उसके बाद एक घटना हुई जो वीडियो के थ्रू आपने देखी, फिर संदेश खाली का आपने सुना, संदेश खाली में जो घटना हुई थी। इन सारी तीनों चीज़ों को जोड़ करके वीडियो से ज़्यादा, वीडियो पर डिस्कस करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम समस्या को डिस्कस करें कि एक्चुअली वेस्ट बंगाल में ऐसी चीज़ें इतनी रिपीटेडली हमारे सामने क्यों आती हैं। बहुत सारे टेररिस्ट की घटनाएं, टेररिस्ट आतंकवादी गतिविधियां वेस्ट बंगाल के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में देखी जाती हैं। एनआईए के रडार पे वेस्ट बंगाल के कई सारे डिस्ट्रिक्ट हमेशा रहते हैं। कई बार न्यूज़ आती है कि अलकायदा के टेररिस्ट को पकड़ा गया, इसके हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट को पकड़ा गया, इंडियन मुजाहिदीन के टेररिस्ट को पकड़ा गया। तो वेस्ट बंगाल में आखिर में समस्या क्या है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप मेरे पीछे एक क्लिपिंग देख रहे होगे, ये जो मीडिया आउटलेट स्वराज्य की क्लिपिंग है और ये साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है शहादत, जो कि एक टेरर ग्रुप का नाम है। और शहादत जैसे कई सारे टेरर, छोटे छोटे टेरर ग्रुप जो हैं वो वहाँ पर बहुत एक्टिव हैं वेस्ट बंगाल के अंदर में। मैं आगे आपको एक एक करके डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरी घटनाओं को समझा दूंगा कि कहाँ पे क्या हुआ है और एक्चुअली क्यों हो रहा है ये सब कुछ, ये आप समझ लेना। तो शहादत जो है वो एक टेरर आउटलेट है और ये शहादत जो है वो वहाँ पर इसलिए पनप पा रहा है क्योंकि बंगाल में ज़बरदस्त रेडिकलाइजेशन है। अब देखो, बंगाल की 3 समस्याएँ हैं। अगर मैं आपको 3 समस्याओं के बारे में बताऊं बंगाल की, तो पहली समस्या जो है बंगाल की वो है इनफिल्ट्रेशन। और इनफिल्ट्रेशन जो समस्या है वो आज से नहीं है, वो पिछले कम से कम आप लगा लो 10-15 साल में और ज़्यादा हो चुकी है समस्या। उसके बाद दूसरी समस्या जो है बंगाल की वो है इनफिल्ट्रेशन के बाद वहाँ पर जो डेमोग्राफिक चेंज होता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इनफिल्ट्रेशन से क्या होता है कि इनफिल्ट्रेशन से डेमोग्राफिक चेंज होता है। तो वो डेमोग्राफिक चेंज एक बहुत बड़ी समस्या। और तीसरी समस्या क्या है कि दिस लीड्स टू दिस
एंड दिस लीड्स टू दिस। और डेमोग्राफिक चेंज जब वहाँ पर होता है तो वहाँ पर रेडिकलाइजेशन अपने पीक पर पहुँच जाता है, और रेडिकलाइजेशन भी समझ लो आप बंगाल की बहुत बड़ी समस्या है। और इसी रेडिकलाइजेशन की वजह से आप ऐसी ऐसी घटनाएं जो है वो बंगाल में अक्सर देखते हो। अगर आप मैप के थ्रू समझोगे तो यहाँ पर आपको 2 डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे होंगे। 2 डिस्ट्रिक्ट क्या, कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब देखो ये बंगाल का मैप है और इस वाले एरिया में मतलब यहाँ पर बांग्लादेश लाई करता है, इस पूरे एरिया में बांग्लादेश लाई करता है। बांग्लादेश के कई सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट बॉर्डर जो है वो हमारे वेस्ट बंगाल के कई सारे डिस्ट्रिक्ट के साथ लगता है। जैसे यहाँ पर मालदा डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहा होगा, उसके बाद नीचे उसके मुर्शिदाबाद है, उसके बाद उसके नीचे नादिया है, उसके बाद नॉर्थ 24 परगना है, और ऊपर आप आ जाइए तो दक्षिण दिनाजपुर है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर है वो डायरेक्टली बांग्लादेश के साथ लगता है। और भी थोड़े थोड़े बॉर्डर टच होते हैं और भी डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में बांग्लादेश के जो इंडिया के हैं, लेकिन उनकी बात अभी नहीं करेंगे। जो डिस्टर्ब्ड, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हम उनकी बात अभी स्पेसिफिकली कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप 2 डिस्ट्रिक्ट को पिक करोगे, मालदा और मुर्शिदाबाद, तो आप समझ जाइए कि NIA के रडार पर ये दोनों डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा रहते हैं। और क्यों रहते हैं? बिकॉज ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन की वजह से यहाँ पर ज़बरदस्त टेररिस्ट एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं। जैसे आपने शहादत जैसे टेररिस्ट ग्रुप का नाम सुना, उसके बाद अभी 2023 की घटना थी, अलकायदा के 5 टेररिस्ट को मुर्शिदाबाद से अरेस्ट किया गया था, जिनके पास से मैप मिला था और तमाम आइटम्स मिले थे उनके पास से। हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट को 2020 में अरेस्ट किया गया था। इंडियन मुजाहिदीन का गढ़ रहा है एक तरीके से मुर्शिदाबाद, अगर आप कह लो तो। मालदा में कई सारी आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं, मालदा में कई सारी जो दंगे हैं वो वहाँ पर हो चुके हैं रेडिकलाइजेशन की वजह से। तो ज़बरदस्त डिस्टर्ब्ड है मालदा और मुर्शिदाबाद। उसके बाद आपने संदेश खाली इंसिडेंट का नाम सुना था। संदेश खाली इंसिडेंट कहाँ पर हुआ था? वो इस नॉर्थ 24 परगना में आता है संदेश खाली गांव, और वहाँ पर ये संदेश खाली इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद अभी जो आपने वो JCB वाली घटना देखी, जो वो व्यक्ति अपनी अदालत लगा करके पीट रहा है, वो कहाँ की घटना है? वो दक्षिण दिनाजपुर की घटना है। तो आप समझिए कि जो एरियाज बांग्लादेश के साथ टच हो रहे हैं वहीं पर ऐसी घटनाएं आपको देखने को क्यों मिल रही हैं, वहीं पर इतना रेडिकलाइजेशन क्यों है? तो रेडिकलाइजेशन वहाँ पर इसी वजह से है क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले इन्फिल्ट्रेशन हुआ, उस इन्फिल्ट्रेशन को हम कर्ब नहीं कर पाए। उसके बाद वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन की वजह से डेमोग्राफिक चेंज हुआ, डेमोग्राफिक चेंज की वजह से जो उनके अपने मतलब के जो लीडर्स थे वो पावर में आए, और उसके बाद थर्ड पर क्या हुआ कि वहाँ पर उस वजह से फिर रेडिकलाइजेशन शुरू हो गया। तो जैसे डेमोग्राफिक चेंज जब होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पावर आएगी उनके हाथ में, और वो पावर को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपको और हमें सोचना पड़ेगा कि आप कैसे डेमोग्राफी को चेंज नहीं होने दें, आपको कैसे इन्फिल्ट्रेशन को रोकना है। और इसीलिए आप देखो कि होम मिनिस्ट्री जो है लगातार इन्फिल्ट्रेशन को लेकर के बहुत चिंतित है। रोहिंग्या मुस्लिम्स को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द इन्फिल्ट्रेशन। म्यांमार से जो आए हैं, जो बहुत सारे म्यांमार से थ्रू बांग्लादेश, थ्रू असम जो घुसे हैं, और मणिपुर की जो पूरी प्रॉब्लम हुई है, वहाँ पर क्या हुआ है मणिपुर के अंदर में अगर आप देखो तो जो पहली प्रॉब्लम मणिपुर के अंदर में हुई है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक चेंज प्रॉब्लम, और उस वजह से वहाँ पर इतना वायलेंस हुआ है। तो डेमोग्राफी अगर चेंज होगी तो रेडिकलाइजेशन तो होगा ही होगा। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड रीजंस है, एक दूसरे को लीड करता है, दूसरा जो है वो तीसरे को लीड करता है, और वही इस समय वेस्ट बंगाल में अपनी चरम पर है। अगर मैं डिस्टर्ब्ड एरियाज़ में ले लूँ, ये दोनों जो NIA के पूरे रडार पर रहते हैं, अगर मैं इनको कंपेयर करूँ, अगर मैं पूरी इंडिया के सबसे डिस्टर्ब्ड डिस्ट्रिक्ट्स को उठा लूँ, तो अगर इंडिया के सबसे डिस्टर्ब्ड डिस्ट्रिक्ट्स को देखोगे तो सबसे पहले आप पहुँच जाओ जम्मू कश्मीर में। उसके जम्मू कश्मीर में आप उठाओ पुलवामा, कुपवाड़ा, बारामूला, शोपियान, ये हो गए जम्मू कश्मीर के सबसे डिस्टर्ब डिस्ट्रिक्ट। इसमें एक दो और जोड़ लो आप, इसमें अनंतनाग को भी जोड़ सकते हो, लेकिन अनंतनाग में घटनाएं नहीं होती हैं, वो गढ़ है एक तरीके से, घटनाएं यहाँ पर होती हैं। उसके बाद आप आगे बढ़िए, असम में आ जाइए, असम में आपको डुबरी और बारपेटा मिलेगा। उसके बाद आप छत्तीसगढ़ में पहुँच जाइए, छत्तीसगढ़ में सुकमा और बस्तर मिलेंगे। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ वो घटनाएं यहाँ पर डिफरेंट हैं, यहाँ पर डिमांड्स भी डिफरेंट हैं, घटनाएं भी डिफरेंट हैं, जो छत्तीसगढ़ और झारखंड की खास तौर से घटनाएं हैं। इसीलिए मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। झारखंड में आप आइए, झारखंड में आपको पाकुर मिलेगा, साहेबगंज मिलेगा। उसके बाद आप केरला में पहुँच जाइए, केरला में मल्लापुरम और कन्नूर, शायद आपने नाम नहीं सुना होगा कभी, लेकिन मल्लापुरम और कन्नूर जो है एक टाइम पर कहा जाता था कि इंडियन मुजाहिदीन के जो इम्पोर्टेंट गढ़ हैं, इंपॉर्टेंट गढ़ इंडियन मुजाहिदीन का वो मल्लापुरम और कन्नूर रहे हैं एक टाइम पर, और वहीं से सारी प्लानिंग होती थी और वहीं से सारी घटनाएं, जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, जयपुर में हुए, सब बॉम्ब ब्लास्ट करने के बाद जो टेररिस्ट थे वो मल्लापुरम में बहुत टाइम तक छुपे हुए थे और कन्नूर में भी छुपे हुए थे। तो ये जो है सारे डिस्टर्ब्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि NIA के रडार पर हमेशा रहते हैं।
ऐसा कहा जाता है, रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं कि ये सारे डिस्टर्ब डिस्ट्रिक्ट्स एक तरफ और मालदा और मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल के एक तरफ हैं। यहाँ पर अपनी जो मतलब जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो अपने चरम पर हैं इस समय पर मालदा और मुर्शिदाबाद के अंदर में, और जो लोकल सपोर्ट मिलता है उनको रेडिकलाइजेशन की वजह से, क्योंकि ये लोग आते हैं बॉर्डर क्रॉस करके और उसके बाद ये लोग वहाँ के जो यूथ है, वहाँ का जो जनसंख्या है, उसको रिलीजन के बेसिस पर रेडिकलाइज करने की पूरी कोशिश करते हैं। और लोग मतलब देखिए, अब आप हर आदमी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बहुत पढ़ा लिखा है, वो सारी चीज़ें समझ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत अनइन्फॉर्म्ड होते हैं बहुत लोग, तो उनको नहीं समझ में आता, तो कोई रेडिकलाइज करता है तो वो रेडिकलाइज हो जाते हैं उस चीज़ में, और रेडिकलाइज होकर के बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसका मुख्य कारण अगर आप लोगे तो वो इनफिल्ट्रेशन ही है, क्योंकि दैट इनफिल्ट्रेशन लीड्स टू द डेमोग्राफिक चेंज एंड द डेमोग्राफिक चेंज विल ऑब्वियसली लीड टू द रेडिकलाइजेशन। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट एक तरफ और मुर्शिदाबाद और मालदा जो है वो एक तरफ। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं, ये एक्चुअल में चाहते क्या हैं। तो रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ये एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, और उस ग्रेटर बांग्लादेश में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को देखते हैं, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, ये नॉर्थ 24 परगना, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स को मिला करके वेस्ट बांग्लादेश में ये लोग एक ग्रेटर बांग्लादेश देखते हैं। अब जो हमारे सांसद जी कह रहे थे संसद में, वो बात झूठ नहीं है, वो बात NIA की रिपोर्ट है, उसके ऊपर बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स के रिव्यू पेपर्स हैं, आप देख लेना जा करके, जो कहते हैं कि ये लोग ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, जिनमें ये दक्षिण दिनाजपुर को मिलाते हैं, मालदा को, मुर्शिदाबाद को और नॉर्थ 24 परगना, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स को भी काउंट करते हैं। और इसीलिए ऐसे ऐसे आपको घटनाएं जो हैं वो इन डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलती हैं, और ऐसे छोटे छोटे जो ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो बहुत सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि NIA के रडार पर रहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चाहते क्या है, मतलब हर देश में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इनको, हर देश में ये कुछ ना कुछ चाहते हैं। मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा था इस चीज़ पे, मैं आपके लिए ही कर रहा था, क्योंकि मैंने बोला था आपके लिए टेररिज्म की वीडियो लेकर के आऊँगा, उसी की रिसर्च चल रही थी, तो मैंने सोचा एक हिस्सा आपको उसका थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो उसका एक हिस्सा मुझे मिला वहाँ पर कि ये लोग बेसिकली एक आर्क बनाना चाहते हैं, द आर्क ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड कहते हैं इसको। बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाता हूँ कि द आर्क ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड क्या है। द आर्क ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड में मैं जो आपको जो एरियाज़ बता रहा हूँ, जो सब कॉन्टिनेंट्स बता रहा हूँ, उसको आप जोड़ते जाइएगा अपने मैप पर, तो आपको एक आर्क या एक चंद्राकार सा शेप बनता हुआ दिखाई देगा, जिसमें आप सब सहारन अफ्रीका को ले लो, अफ्रीका की मोस्टली कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन ज़बरदस्त है वहाँ पर, उन सबको जोड़ लेना। उसके बाद आप अरेबिया ले लो, पर्शिया ले लो, सेंट्रल एशिया ले लो, पाकिस्तान उठाइए, फिर उसके बाद ये अपने उस आर्क में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी जोड़ते हैं। इसीलिए जम्मू कश्मीर लद्दाख में आप देखो, लद्दाख तो बहुत हद तक हमने सेव कर लिया है, लेकिन इसीलिए आप देखो कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, चाइना का जिनजियांग प्रोविंस, और इसीलिए जिनजियांग जो है वो चाइना के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। जिनजियांग प्रोविंस में जो यूगर मुस्लिम्स हैं वो चाइना के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं आज की डेट में, और चाइना बिल्कुल उनको संभाल नहीं पा रहा है। एक तो ऑटोनॉमस रीजन है, तो उनको संभालना बहुत मुश्किल हो गया चाइना का। आज सुबह ही हम सेंट्रल एशिया की बात करें तो हमने बात करी थी जिनजियांग की, उसके बाद इसमें आता है बांग्लादेश, इंडोनेशिया और मलेशिया। अब इन सारी कंट्रीज़ को आप मिलाओगे तो एक तो आपको चंद्राकार सा शेप मिलता हुआ दिखेगा, जिसको ये गोल्डन आर्क ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड कहते हैं, और ये उसको इंटैक्ट रखना चाहते हैं, इसीलिए ऐसी ऐसी घटनाएं करते रहते हैं। अब वापस आते हैं मालदा और मुर्शिदाबाद की घटना पर। अब देखो, मालदा और मुर्शिदाबाद की जो घटना है ये आज की घटना नहीं है, ये फिर से वहीं आप पीछे चले जाइए पार्टीशन के टाइम पर, तो पार्टीशन के टाइम की घटना है, और ख़ास तौर से ये मुर्शिदाबाद जो है सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब डिस्ट्रिक्ट है। अब यहाँ पर क्या है कि पार्टीशन के टाइम पर हुआ क्या था कि दो डिस्ट्रिक्ट्स थे जिनके ऊपर डिबेट थी। एक था अपना मुर्शिदाबाद जो कि इंडिया में है आज की डेट में, और एक खुलना था जो कि आज की डेट में बांग्लादेश में है। तो खुलना में क्या थी कि हिंदू पॉपुलेशन काफ़ी थी यहाँ पर, तो ऐसा डिस्कस हो रहा था कि क्योंकि खुलना में हिंदू पॉपुलेशन है तो इसको भारत में मिल जाना चाहिए, और मुर्शिदाबाद में क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन थी उस समय पर 51-52%, तो था कि मुर्शिदाबाद को बांग्लादेश को दे, लेकिन जोग्राफिकली पॉसिबल नहीं था ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसका अपोजिट हो गया, मुर्शिदाबाद भारत में आ गया, भारत में रहा और खुलना हमें देना पड़ा। तो आज की डेट में मतलब 1947 से आप देखोगे तो 1947 में खुलना की जो हिंदू पॉपुलेशन थी वो 52% थी, और उसके बाद
आज की डेट में वो हिंदू पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 11% बची हुई है खुलना के अंदर में। वहीं मुर्शिदाबाद की जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी उस टाइम पर, पार्टीशन के टाइम पर 51-52% थी, और आज की डेट में वो मुस्लिम पॉपुलेशन 67% हो चुकी है। और वहीं मालदा जो बगल का जो जिला है उसकी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उस टाइम पर 43-44% थी, आज वो मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ पर बहुतायत में और वो 51% हो चुकी है। अब मैं बिल्कुल भी यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि जो सारी मुस्लिम लोग हैं या जो सारी मुस्लिम पॉपुलेशन है वो रेडिकलाइज्ड है और वो सब कुछ गलत काम, सब मुस्लिम पॉपुलेशन गलत काम करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन खास तौर से इन टेररिस्ट का जो टारगेट होते हैं वो यूथ होते हैं, उनको ये रेडिकलाइज करने की कोशिश करते हैं। वो जल्दी बहक भी जाते हैं बिकॉज अभी उन्होंने ज़्यादा दुनिया नहीं देखी होती है, तो कुछ चीज़ों से वो लुभाते हैं। कुछ जैसे अलकायदा का जो टेररिस्ट पकड़े गए थे सारे, वो सारे इंडियन थे, मतलब वो एक भी टेररिस्ट बाहर का नहीं था, कोई बांग्लादेश का नहीं था या कोई पाकिस्तान का नहीं था या कोई सीरिया कोई इराक का नहीं था। वो सारे टेररिस्ट जितने पकड़े गए थे, पांचों के पांचों लड़के, वो इंडिया के थे, इंडिया से शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। उनके पास से क्या मिलता है? उनके पास से मूवीज़ मिलती हैं, कुछ मैगजीन्स मिलती हैं जिसमें बताया गया कि किस तरीके से पैलेस्टाइन को हम एक देश बनाएंगे, एक हीरो रहता है वो पैलेस्टाइन को देश बनाता है, ऐसे तमाम मतलब फेरी स्टोरीज जो है उसमें लिखी हुई थी। उसको देख करके वो लड़के जो है वो जोश में आ गए और फिर वो उन्होंने अलकायदा का काम करना शुरू कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी आपको घटनाएं मिलेंगी। ऐसी एक घटना हुई थी कि रेडिकलाइजेशन की वजह से क्या हुआ था कि एक आरएसएस फैमिली थी, जिस आरएसएस जो एक्टिविस्ट थे उनका नाम था बंधु प्रकाश पाल, और बंधु प्रकाश पाल और उनकी वाइफ और उनका एक 6 साल का बच्चा, तीनों का गला रेत दिया गया था इसी रेडिकलाइजेशन की वजह से। तो जो आप ये घटना देखते हो संदेश खाली, जो आप ये घटना देखते हो कि नॉर्थ दिनाजपुर में जो एक वुमेन को लातों से पीटा जा रहा है, कहा गया कि तालिबान की सरकार आ गई है वेस्ट बंगाल में, जो आप ऐसी घटना देखते हो जो मुर्शिदाबाद में दंगे होते हैं, जो मालदा में दंगे होते हैं, जो टेम्पल को तोड़ दिया जाता है, टेम्पल पर पाकिस्तान का झंडा लगा दिया जाता है, ऐसी जो घटनाएं आप देखते हो, इसका कारण ये है कि ज़बरदस्त इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है जिसको गवर्नमेंट कर्ब नहीं कर रही है। खास तौर से जो वेस्ट बंगाल की अपनी टीएमसी की सरकार है वो बिल्कुल भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। उसकी वजह से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और उसकी वजह से दैट इज़ लीडिंग टू द रेडिकलाइजेशन। और रेडिकलाइजेशन जहाँ पर भी होगा वहाँ पर आपको ऐसी घटनाएं तो मिलेंगी ही सुनने को। अगर रेडिकलाइजेशन हो रहा है और ऐसी घटनाएं नहीं सुनने को मिले तो कहाँ का रेडिकलाइजेशन हो रहा है? तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए तीनों चैलेंजेस हैं और इन तीनों चैलेंजेस को फाइट करना पड़ेगा। और इसीलिए जो हमारे सांसद जी जो बात कह रहे थे संसद में, वो बहुत सही बात कह रहे थे और सरकार को इसको बहुत गौर से और बहुत गंभीरता से लेकर के देखना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा कि वेस्ट बंगाल में ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी का ग्रेटेस्ट एवर इवेंट, बिगेस्ट एवर इवेंट अनअकैडमी यूपीएससी समिट, जो कि होने वाला है इन कोलैबोरेशन विद द हिंदू ग्रुप। ये इवेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। 20 और 21 जुलाई को लाइव ये इवेंट किया जाएगा अनअकैडमी के ऐप पर और इसमें कई बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ और इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पर हमारे इवेंट में प्रेजेंट होंगे। जैसे आप देख रहे हो कि नीतीश राजपूत जो कि बहुत अच्छे कॉन्टेंट क्रिएटर हैं वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। उसके बाद सुहासनी ऐदर जो कि डिप्लोमेटिक अफेयर्स के एडिटर हैं द हिंदू ग्रुप के साथ में, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। उसके बाद समदीश भाटिया जिनका अपना यूट्यूब पे चैनल है, काफ़ी अच्छा कंटेंट होता है फिल्टर्ड बाय समदीश, ये भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे बड़े बड़े जो पर्सनैलिटीज़ हैं, ऐसे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद होंगे। इनके सेशंस आपको काफ़ी इंसाइटफुल सेशंस मिलेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू एडिशन करेंगे आपके नॉलेज में। तो इनको आप ज़रूर से अटेंड करिए अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। अगर आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं भी करते हो तो भी आप इन सेशंस को अटेंड कर सकते हो, बीइंग एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन। तो अनअकैडमी ऐप पर सेशन लाइव होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इस सेशन की लिंक मिल जाएगी, नोटिफाई मी पर क्लिक कर लीजिएगा तो सेशन जब लाइव होगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अब वीडियो को एंड करते करते अनअकैडमी की तरफ से एक छोटी सी अनाउंसमेंट और है और ये अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 का एग्जाम लिखना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने अब आपकी राहें और आसान कर दी हैं। आपकी राहें आसान करके अनअकैडमी जिस यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में आपके 1.5 लाख 2 लाख तक रुपए खर्च हो जाते हैं, उसका प्राइस कम करके, बहुत कम करके सिर्फ और सिर्फ आपको 15 महीने का यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन का जो प्राइस है वो 24,999 कर दिया। मतलब इस प्राइस में आपको अनअकैडमी जो है इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़वाएगा। मतलब इंडिया के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ इतने प्राइस में पढ़ा रही होंगी। सबसे खास बात इस पूरे बैच की क्या है कि आपको अनअकैडमी पर जितने भी यूपीएससी सीएससी के बैचेस चलेंगे सबका अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाएगा। यानी कि जितने भी बैचेस होंगे सब पर आप पढ़ सकते हो, सब पे आप
विजिट कर सकते हो, जिसमें जो सब्जेक्ट चल रहा होगा वो आप पढ़ सकते हो। खुली लिवरेज आपके पास, और रियल लिवरेज सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी ही आपको प्रोवाइड कर सकता है। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ इतने प्राइस में। बाहर आपको 1 रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, इस डिस्काउंटेड प्राइस पर कोर्स को बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ, हमने उस लिंक पर क्लिक करना है और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज कर लेना, तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर ये कोर्स अवेल हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वेस्ट बंगाल की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो समझ में आ गई होगी, जो डिस्टर्ब डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।